जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए, हम राजस्थान के दुर्गों की बात कर रहे हैं। बहुत कम दिन रह गए हैं दुर्गों में, और दुर्गों में हमने जैसलमेर जिले के दुर्ग की बात की थी। इससे पहले हमने मेहरांगढ़ किला पढ़ लिया था, और जैसलमेर जिले की हमने कुछ जानकारी कल वाली क्लास में ली थी, फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारे सामने है सोनागढ़ किला। कौन सा किला है? सोनागढ़ किला है, उसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। सोनागढ़ जो किला है वो घोरहरा पहाड़ी और त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर है? घोरहरा और त्रिकुट जो त्रिभुजाकार पहाड़ी, उस पर हमारा यह सोनागढ़ किला जैसलमेर बना हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। इस दुर्ग के जो निर्माता है वो भाटी शासक जैसल सिंह है। उन्होंने 1155 इसमें इस दुर्ग की नींव को रखा था, लेकिन कंप्लीट कार्य जो कराया गया था वो जैसल सिंह जी के सुपुत्र है शालिवाहन द्वितीय, इनके द्वारा इनका काम पूर्ण निर्माण कार्य करा गया। फिर हम बात करते हैं ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग हमारा किस श्रेणी में आता है? तो यह दुर्ग हमारा सीधा सीधा हम कहें तो यह दुर्ग हमारा धानवन श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में यह हमारा दुर्ग आता है। पूरा रेत के मरुस्थल में बना हुआ है, रेत के टीलों से घिरा हुआ है। धानवन श्रेणी का दुर्ग हमारा कहलाता है। फिर हमने आगे बात की इसके उपनामों की। घोरहरा पहाड़ी पर अतः घोरहरागढ़ का है। त्रिकुट पहाड़ी पर अतः त्रिकुटागढ़ का है। महारावल जैसा सिंह जी भाटी ने बनाया, अतः इसको जैसागढ़ कह रहे हैं। उत्तरी सीमा की तरफ से यह सुरक्षित रहा, सुरक्षा देता था, तो इसको उत्तर बड़ किवाड़ कह रहे हैं। इसके अलावा गलियों का दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब, इतने नामों से हम इस दुर्ग को जानते हैं। किस दुर्ग की बात कर रहे हैं? हम सोनागढ़ की बात है। इसके अलावा इस दुर्ग को अपन स्वर्णगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे, इसकी कुछ विशेष बातों की बात करें तो यह राजस्थान का दूसरा आवासीय किला लिविंग फोर्ट कहलाता है। पहला आवासीय किला कहला रहा हमारा चित्तौड़गढ़, दूसरा कहला रहा हमारा सोनागढ़, तीसरा कहला रहा है कुंभलगढ़ और चौथा कहला रहा है लोहागढ़। चारों गढ़ है आवासीय किला में, चारों गढ़ है। चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, कुंभलगढ़ और लोहागढ़, चारों गढ़ जो है वो हमारे आवासीय किले लिविंग फोर्ट कहलाते हैं। आवासीय किले लिविंग फोर्ट याद रखना। एग्जाम ये भी प्रश्न बनता है, ग्रुप पूछ ले, रीजनिंग प्रश्न आ जाएगा। निम्नलिखित दुर्ग का निम्नलिखित ग्रुप या समूह जो है कौन सा सही है? कुछ नहीं पूछा। अब वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये श्रेणी के नाम से पूछ रहा या आवासीय किला के नाम से पूछा। चार चार दुर्ग एक एक ऑप्शन में होंगे, वहां बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। याद रखना, श्रेणी भी हो सकती है, कोई दूसरी शाखे की बात भी हो सकती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चार किले जो है वो आवासीय किले के नाम से जाने जाते हैं। फिर बात करें, यह न तो सीमेंट न चूने, किसी प्रकार से इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग इस दुर्ग निर्माण में नहीं हुआ। इसके अलावा बात करें, यहाँ इस दुर्ग में सबसे ज्यादा 99 बुर्ज है। कितने हैं? 99 बुर्ज हैं। ठीक है, 99 बुर्ज है। इसके अलावा इसमें कुल कितने साके हुए हैं? 2.5 साके हुए। कुल कितने साके हुए? 2.5 साके हुए। ए बेटा यहीं बैठ जान, देखा चलो। फिर बात करते हैं इस दुर्ग की जो दीवार है वो दीवार के या परकोटा है जो किस प्रकार का है? घाघरा नुमा परकोटा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कमरकोट या पाड़ा नाम से जानते हैं। इस बात को अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा। इसके अलावा यह जो दुर्ग है पीले पत्थरों से निर्मित है, वो सोने जैसा चमकता है मृग मरीचिका की घटना के कारण। किसे? मृग मरीचिका चक्र के कारण हमको ये सब प्रकार से दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं, दूर से ऐसा दिखता है जैसे रेत के समुद्र में। कहां पे? रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान यह दुर्ग, ऐसा हमारा दुर्ग दिखाई दे। इसके अलावा फिल्म निर्देशक हमारे सत्यजीत रे, उन्होंने सोनागढ़ किला नाम की एक फिल्म का निर्माण किया है। यह राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिस पर 2 बार डाक टिकट जारी हुए। 2009 में 5 रुपए का और 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट इसी दुर्ग पर जारी हुआ, बाकी किसी दुर्ग पर जारी नहीं हुआ। लेकिन हम इस दुर्ग के कथन की बात करें तो अबुल फजल, किसने? अबुल फजल ने क्या कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पत्थर की टांगे चाहिए। यह बात हमने कही थी। अब बात करते हैं इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल की। किसकी बात करें? दुर्ग के दर्शनीय स्थल। सबसे पहले बात करते हैं जैसलू कुआं। कौन सा कुआं है? जैसलू कुआं। कहते हैं यह जैसलू कुआं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन
दोनों घूमते घूमते इधर आए, प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण कराया था। बाद में जयसल सिंह जी ने इस कुएं को जीर्णोद्धार किया, अतः इसका नाम हो गया जयसलू कुआं। निर्माता कौन हो गए? जयसल सिंह हो गए। क्लियर हो रहा बेटा? फिर बात करें इसमें यहाँ पर सूर्य मंदिर। साथियों, बहुत सारे सूर्य मंदिर आएंगे। गत 1.5 साल पहले आरएस मेंस में इस प्रश्न को पूछा है। आरएस मेंस में राजस्थान के सूर्य मंदिर के बारे में विवेचना कीजिए। मतलब आपको सूर्य मंदिर लिखने थे तो 8-10 जगह राजस्थान में सूर्य मंदिर है, आपको बोला हूं, और आने वाले समय मंदिरों में और मिलेगा। तो सूर्य मंदिर कहाँ है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। इसके अलावा रत्नेश्वर मंदिर है, खुशाल राज राजेश्वरी मंदिर है, स्वांगिया देवी मंदिर जो भाटी वंश की कुल देवी मानी जाती। इसके अलावा जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार, जिनभद्र कौन थे? जैन मुनि रहे। इन्होंने ताड़ के पत्तों पर हस्तलिखित ग्रंथ लिखा है, वो भंडार यहीं पर देखने को मिलता है। यह राजस्थान का एक ऐसा किला है, सोनागढ़ किले की बात कर रहा हूं, यह राजस्थान का एक ऐसा किला है जहां सबसे ज्यादा जैन मंदिर है। राजस्थान का एक ऐसा किला सोनागढ़ किला है जहां सबसे ज्यादा जैन मंदिर है। देखिए कौन से जैन मंदिर है? कुंथुनाथ जैन मंदिर। कौन सा बेटा? कुंथुनाथ जैन मंदिर। के अलावा बात करें संभवनाथ जैन मंदिर, उसके अलावा शांतिनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर और ऋषभदेव मंदिर। राजस्थान का एक ऐसा किला जहां सबसे ज्यादा जैन मंदिर, तो सोनागढ़ किले में कंठ में रखना। फिर से बोला, राजस्थान का एक ऐसा किला सोनागढ़ किला है जहां सबसे ज्यादा जैन मंदिर है। क्वेश्चन आने की संभावना रख सकता है। समझ आया? फिर हम इस दुर्ग के साके की बात करते हैं। इस दुर्ग में 2 पूरे साके हुए, एक आधा साका हुआ है। 2 पूरे और एक आधा साका। इस साके की बात करें तो इसका जो पहला साका हुआ है वो लगभग 1311 ईस्वी में। कब हुआ है? 1311 ईस्वी में हुआ है। लेकिन इतिहासकार हमारे गोपीनाथ शर्मा, कौन है? इतिहासकार हमारे गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग इस साके जो साका हुआ वो 1312 ईस्वी में हुआ। ये गोपीनाथ शर्मा के थे। बाकी साका जो हुआ 1311 ईस्वी में हुआ। दोनों तिथि याद रखनी है, कोई नहीं, एक 11 है, एक 12 है। प्रॉपर मानते 1311 ईस्वी में ही हुआ है। लेकिन गोपीनाथ शर्मा मानते जैसलमेर दुर्ग का जो पहला साका हुआ है वो 1312 ईस्वी में हुआ है। फिर जब 1311 ईस्वी में जैसलमेर का शासक कौन था? मूलराज थे। कौन रहे थे? मूलराज थे। उसमें आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा साथियों, ज्यादातर राजस्थान में दुर्गों में जो साके हुए हैं इस अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे ज्यादा दुर्गों पर आक्रमण किया। अभी और आएंगे, जैसे आपने पढ़ लिया था चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी, रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी, सवनागढ़ में अलाउद्दीन खिलजी, बालोतरा बाड़मेर का सिवाना किला अलाउद्दीन खिलजी, जालोवाला भी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही हमारे राजपूत केसरिया हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी और बात बता रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लफड़ा हमारे साथ किया, देखिएगा। फिर बात करते हैं केसरिया कौन हुए? मूलराज, उनका जो पालन सिपाही था वो दोनों ही केसरिया, और राजपूत वीरांगनाओं द्वारा जौहर हुआ है। दूसरे साके की बात करें, दूसरा साका का सन कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ है। उस समय जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था वो फिरोज शाह तुगलक रहा है। केसरिया कौन हुए? रावल दूदा हुए, और राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया है। यहां तक तो ठीक था। जैसे ही बात करें जैसलमेर दुर्ग का तीसरा अर्ध साका, ये क्या है? तीसरा अर्ध साका है। अर्ध साका कब हुआ? 1585 ईस्वी। होना नहीं था, हो गया। क्या हुआ था? कंधार का ये अमीर अली था, ये राजच्युत होके आया था। क्या हो गया आया था? राजच्युत होके आया था। इसको देश निकाला दे दिया था कंधार से। इसको शरण दी थी राव लूणकरण ने। कंधार का जो राजच्युत होके आया था अमीर अली, इसको शरण दी गई थी राव लूणकरण ने। जहां खाया उसी थाली में छेद किया है इस अमीर अली ने। समझ आया? शरण दी। उसके बाद अमीर अली ने क्या कहा कि मेरी जितनी भी बेगम है वो आपकी रानियों से और राजपूत महिलाओं से मिलना चाहती है। तो राव लूणकरण ने कहा कि मिल लो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बेगम के साथ साथ कुछ सैनिक
महिला वेशभूषा में, और ये खुद महिला वेशभूषा में अंदर जनना महल में प्रवेश करने लगा। यह रणनीति राव लूणकर्ण को पता चल जाती है। दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है। उस युद्ध में राव लूणकर्ण जीत जाते हैं, लेकिन अंततः ये हो जाते हैं हमारे केसरिया वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और ये अमीर अली भी मारा जाता है। क्या हो जाता है? ये अमीर अली भी मारा जाता है। लेकिन राजपूत महिलाएं जो थी वो पर पुरुष के हाथ नहीं लग रही थी, अतः महिलाओं ने जोहर नहीं किया। अतः यह चित्त सोनागढ़ दुर्ग का तीसरा अर्ध साका कहलाया है। ये थे हमारे जैसलमेर दुर्ग के साके की जानकारी। एक बार लिख लेते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग डालेगा दर्शनीय स्थल। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी दर्शनीय स्थल लिखिएगा। सबसे पहला लिखेगा जेसलू कुआं। चलिए, हेडिंग डालेगा और लिखेगा दर्शनीय स्थल में जेसलू कुआं। जेसलू कुआं दर्शनीय स्थल में लिखेगा जेसलू कुआं। कल तक लिखा उसी के आगे लिखना है। शायद कल आपने लास्ट कथन लिखा होगा, उसी के आगे लिखना है। पहला दर्शनीय स्थल क्या है? जेसलू कुआं है। किसने बनाया? महारावल जैसल सिंह द्वारा। निर्माता लिखेगा महारावल जैसल सिंह। जेसलू कुआं निर्माता है महारावल जैसल सिंह, जो आपको दर्शनीय स्थल में देखने हैं। जेसलू कुआं निर्माता महारावल जैसल सिंह। ठीक है। दूसरा दर्शनीय स्थल है यहां पर सूर्य मंदिर। दूसरा दर्शनीय स्थल यहां पर बना हुआ है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। तीसरा दर्शनीय स्थल है रत्नेश्वर मंदिर। यहां पर ज्यादातर आपको मंदिर ही मिलेंगे। ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? मंदिर ही मिलने वाले हैं। तीसरा दर्शनीय स्थल है हमारा रत्नेश्वर मंदिर। रत्नेश्वर मंदिर। चौथा दर्शनीय स्थल मिलता है खुशाल राज राजेश्वरी मंदिर। खुशाल राज राजेश्वरी मंदिर। खुशाल राज राजेश्वरी मंदिर चौथा दर्शनीय स्थल। जेसलू कुआं, सूर्य मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर और खुशाल राज राजेश्वरी मंदिर है। फिर आता है स्वांग्या देवी मंदिर, जो भाटी वंश की कुल देवी है। लोक देवी में हमने इस बात को पढ़ा है। स्वांग्या देवी मंदिर। स्वांग्या देवी मंदिर। स्वांग्या देवी मंदिर। स्वांग्या देवी मंदिर है, जो भाटी वंश की कुल देवी का जानी जाती है, जिनको अपन आवड़ माता भी कह सकते हैं ना। लिखेगा स्वांग्या देवी मंदिर भाटी वंश की कुल देवी। फिर आता अगला जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, इस बात की चर्चा हमने चित्रशैली में भी करी है। हाँ जी, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। यहाँ पर जैन मुनि जिन भद्र ने अपने हाथों से ताड़पत्र पर चित्रण किया है, लिखा है। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। और अगला दर्शनीय स्थल है कुंथु नाथ जैन मंदिर। अगला 7वें नंबर पे कुंथु नाथ जैन मंदिर। ये हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। कुंथु नाथ जैन मंदिर लिखेगा। 7वें नंबर का दर्शनीय स्थल है कुंथु नाथ जैन मंदिर। कुंथु नाथ जैन मंदिर। कुंथु नाथ जैन मंदिर लिखा आपने, कुंतुनाथ। फिर अगला दर्शनीय स्थल लिखना संभवनाथ जैन मंदिर। लिखिएगा संभवनाथ जैन मंदिर। संभवनाथ जैन मंदिर। संभवनाथ जैन मंदिर। फिर है शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर। फिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। और अंतिम लिखना है ऋषभ देव जैन मंदिर। ऋषभ देव जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर और ऋषभ देव जैन मंदिर। ऋषभ देव जैन मंदिर। ऋषभ देव जैन मंदिर।
सारे जैन मंदिर लिखने के बाद नोट लिखेगा सर्वाधिक जैन मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। ये थोड़ा छोटा बम है, कभी भी फटे, है ना। तो सर्वाधिक जैन मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है, ऐसा लिख लीजिएगा नोट करके। सर्वाधिक जैन मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। अभी तक आपने जितने दुर्ग पढ़े एक आधा जैन मंदिर ही आया, यहां सीधे से 4-5 जैन मंदिर आ गए हैं। अतः दिमाग में रखना है कि सबसे ज्यादा जैन मंदिर किस दुर्ग में है, तो सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, घोरहरागढ़, त्रिकुटागढ़, जैसानगढ़, राजस्थान का अंडमान गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान का गुलाब कहलाने वाला जैसलमेर के किले में सबसे ज्यादा जैन मंदिर है। समझ में आया होगा मेरी बात, क्लियर। आगे नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस दुर्ग के साके के। लिखिएगा दुर्ग के साके, ऐसा लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा दुर्ग के साके, दुर्ग के साके। सबसे पहला साका, पहला साका युद्ध हुआ है। पहला साका जो हुआ है वो हुआ है 1311 ईस्वी, 1311 ईस्वी। पहला साका हुआ 1311 ईस्वी, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ जो शर्मा है वो 1312 ईस्वी मानते हैं। तो लिखिएगा इसके ठीक नीचे लिखिएगा नोट, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1312 ईस्वी। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1312 ईस्वी। बाकी है 1311, केवल गोपीनाथ शर्मा मानते हैं इस दुर्ग पर जो पहला साका हुआ है वो 1312 ईस्वी में हुआ है। शासक कौन था जब पहला साका हुआ था 1311 या 12 में? तो शासक था मूलराज, रावल मूलराज थे, रावल मूलराज यहाँ के शासक थे। उस समय पहला साका हुआ है। जय सिंह का पुत्र रावल मूलराज, रावल मूलराज, रावल मूलराज। आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया है मूलराज प्लस पालनसी, मूलराज कॉमा पालनसी। कितना लिखवाओगे? अरे यार मैं क्या कहूं, मैटर इतना है, लिखवाना तो पड़ेगा ना राजा। नहीं लिखूंगा तब भी प्रॉब्लम आ गया। आप शायद कक्षा 12वीं पास ही हुए हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी तो कुछ नहीं है, जैसे जैसे आप डबल एओ में कन्वर्ट जाएंगे तो मैटर और बढ़ जाएगा। अभी तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, जैसे अब आरपीसी की ओर बढ़ेंगे तो आपका लेवल यू से यू हो जाएगा, और यू से यू होगा तो आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी लेंथी बात करें, लिखानी नहीं है, इसलिए सिंपल बात है, आपको टू दी पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास वाली बात आपको लिखा रहा हूं, टू दी पॉइंट की बात, लेकिन लिखना ललित जरूरी है। चलिए, तो आक्रमण करता था अलाउद्दीन खिलजी। कैसे हुए थे? मूलराज और पालनसी। जोहर किया था राजपूत वीरांगनाएं। जोहर किसने किया? राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया है, राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया। ये था हमारा 1311 या गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1312 में होने वाला जैसलमेर दुर्ग का पहला साका। समझ आया? बात करें आगे, राजा प्रदीप बात करें आगे। चलिए, सेकंड साके की बात करते हैं। सेकंड साका हुआ है, लिखिएगा दूसरा साका, शाका नहीं है साका है। टाइपिंग वाले को इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, देखिए शाका नहीं है, वो तो शाकाल है, टकला है ना, ये साका है। दूसरा साका, जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने कहीं नहीं बताया है कि इस दुर्ग का दूसरा साका किस वर्ष हुआ। कंट्रोवर्सी वाला मामला है, तो दूसरे साका का कोई सन नहीं है, लेकिन किसके समय हुआ है? तो रावल दूदा के समय हुआ। किसके समय हुआ? रावल दूदा के समय हुआ है। दुर्ग कल खत्म हो जाएंगे, आप मेरे को कोऑपरेट करेगा, कल खत्म है दुर्ग, आपके लास्ट है। दूसरा साका जो हुआ है रावल दूदा के समय हुआ है। उस समय जो आक्रमण किया है वो किया गया है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस दुर्ग पर आक्रमण किया गया है।
दूसरा शाखा फिरोज शाह तुगलक द्वारा। केसरिया हुए हैं दूधा। दूध केसरिया का मतलब होता है वीर गति को प्राप्त होना, है ना, वीर गति। वीर गति युद्ध में, वीर गति क्या होती है युद्ध में, वो जौहर कहलाता है अग्नि में कूदकर। जौहर क्या होगा, अग्नि में कूदकर, अग्नि या फिर जल में कूदकर जान देना, जान देना क्या कहलाया हमारा, जौहर कहलाया। अग्नि में कूदना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 2.5-3 घंटे तक जीवित व्यक्ति 2.5-3 घंटे तक जलता है आग में, उस कुंड में जलता है। कितनी जबरदस्त उसने उन्होंने जलन इन माताओं ने सहन की होगी जब वो अग्नि में कूदी है ना। जल में कूदना तो एकदम अंदर घुसे और सांस नहीं ले पाए, मुंह में और नाक में पानी गया, व्यक्ति वहीं खत्म हो गया। लेकिन अग्नि में कूद कर जलना, वो भी जीवित, बहुत बड़ी बात है। एक तवे पर रोटी बनाते हैं और रोटी को ये उपसा रहे, फुला रहे, और जैसे ये छोटी अंगुली तवे पर लगी, आई मम्मी, गई 15 दिन की, है ना। 15 दिन तक लड़की अब रोटियां बनाएगी नहीं, अब आप ही बनाएगा रोटियां, क्योंकि उसके तो हाथ जल रहा है। नहीं, अब मैं बाबू खाना नहीं बना सकती। तो बस गया, समझ में आया। लेकिन उस समय ये वीरांगनाएं हैं जो एक तवे पर जला है, और कहता हूं, और वो वीरांगनाएं जो अग्नि में कूद कर अपनी जान दे दी थी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे अर्ध शाखे की। लिखिए तीसरा अर्ध शाखा। तीसरा अर्ध शाखा, तीसरा अर्ध शाखा की बात करते हैं। तीसरा, आप लोग जैसे मैं कभी भी मजाक करता हूं तो आप लोग तो भले थोड़े हुटिंग्स कर देते, लेकिन ऑनलाइन विद्यार्थी कभी भी हंसते नहीं है, न वो कोई इमोजी भेजते, न कोई दिल भेजते, न कोई कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं, बस वो सुन लेते हैं। वो शायद सुनकर उस चीज को या तो अपने ही अंदर ले लेते हैं या नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी कभी हंसते हुए नहीं भेजते। हाँ क्या, हाँ दिल, इतना सा दिल भी भेजे, मुंडी भी भेज सकते इमोजी वाली। नहीं ऐसा भी नहीं है राजा, ऐसा थोड़ी, अभी तो बहुत स्कोप है, आप बात कीजिएगा। तीसरा अर्ध शाखे की बात करें। तीसरा अर्ध शाखा कब हुआ, 15, देखो अब आए दिल, देखो आप, अब देखो दिल, देखो दुनिया भर के दिल आ गए। पर बेटा थोड़ा दिल बचा के रखना, है ना, उनके लिए भी, उनके लिए भी। हाँ इमोजी भेजे, ज्यादा दिल मत भेजना, है ना, कहां रखूंगा इतने दिल। तीसरा अर्ध शाखा 1550 ईस्वी, तीसरा अर्ध शाखा 1550 ईस्वी। उस समय शासक थे राव लूणकरण, उसमें शासक थे राव लूणकरण। शासक कौन थे, राव लूणकरण, राव लूणकरण, राव लूणकरण। आक्रमण किसने किया, यही थाली में छेद करने वाला कौन था, अमीर अली, कंधार का अमीर अली था। थाली में छेद किया है, जिसको हमने शरण दी उसी ने छेद किया है। कितना गड़बड़ है ना। कंधार का अमीर अली द्वारा आक्रमण किया गया। केसरिया किसने किया, राव लूणकरण ने केसरिया हुआ, लेकिन वीरांगनाओं ने जौहर नहीं किया है, लिख लीजिएगा। अतः यह हमारा अर्ध शाखा कहलाया। केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ है। केसरिया हो गए हमारे सारे वीर, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन वीरांगनाएं ने जल में या अग्नि में कूदकर जौहर नहीं किया, क्योंकि वो जो वीरांगनाएं थी वो पर पुरुष के हाथ नहीं लगने वाली थी, क्योंकि पर पुरुष भी मारा गया था। यह भी क्या हो गया था, मारा गया है, मारा गया। अतः महिलाएं ने जौहर नहीं किया है। यह था साथियों हमारा सोनागढ़ किला जैसलमेर की बात। ठीक है, बड़े आगे। अब हम बात करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के कहानी सीवाना किला और जालोदुर्ग में होने वाले साकों की और उनकी स्थिति की बात करते हैं। तो बात करेंगे हम सीवाना किला बालोतरा की बात करें, जो अब हमारा बालोतरा में हो गया। हेडिंग डालेगा, सीवाना किला बालोतरा की बात करें। बालोतरा, सीवाना किला
बालोतरा की अपन यहां बात करने वाले हैं। सिवाना किला बालोतरा, सिवाना किला बालोतरा की बात करेंगे। सिवाना किला, हाँ दर्शन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, जी जी करेंगे और भैया करेंगे। सिवाना किला बालोतरा की जो पहले समय में कहा था, बाड़मेर में था। अब ये किस पहाड़ी में गिरा हुआ है? छप्पन की पहाड़ी में। कहां पर है? छप्पन की पहाड़ी लिखेगा, स्थित कहां है? छप्पन की पहाड़ी। साथियों ये छप्पन छप्पन नाम से हमारे राजस्थान में कुछ सारी चीजें हैं। छप्पन छप्पन ये तो लिख लीजिएगा, स्थित कहां है? छप्पन की पहाड़ी। सबसे पहले मैं बात करूं छप्पन पहाड़ी, तो छप्पन पहाड़ी कहां है राजाओं? बाड़मेर में फैली हुई है, बालोतरा बाड़मेर में फैली हुई छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, फिर बात करूं छप्पन पर्वत। छप्पन अगर पहाड़ी है बालोतरा बाड़मेर बालोतरा में, तो फिर छप्पन पर्वत कहां है? छप्पन पर्वत मिलेगा आपको उदयपुर में। कहां मिलेगा? उदयपुर मिलेगा छप्पन पर्वत। फिर बात करता हूं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। छप्पन का मैदान कहां है? तो ये हमारा बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन गांवों का समूह है, जहां सबसे ज्यादा भिल जनजाति के लोग रहते हैं। के मध्य ये क्या हो गया हमारा? छप्पन का मैदान। और आता है राजस्थान में छप्पन के नाम से, तो वो बैठता है छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल कब पड़ा? तो ये पड़ा है विक्रम संवत। कब पड़ा लो? विक्रम संवत 1956। विक्रम संवत 1956 में पड़ा है, अतः इसको छप्पनिया अकाल कहते हैं। विक्रम संवत 1956 या 1899 ईस्वी, या 1899 ईस्वी। तो गौर फरमाइएगा, इस बात को कहीं और लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, इसका निर्माता कौन है सिवाना किले का? तो वीर नारायण पवार द्वारा लगभग 954 ईस्वी में। कब? लगभग 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी, है ना। तो सिवाना किला बालोतरा छप्पन की पहाड़ियों में है। निर्माता वीर नारायण पवार, क्वेश्चन 954 ईस्वी। श्रेणी में यह हमारा वन दुर्ग का भी है और पहाड़ी का भी है, गिरी श्रेणी का भी दुर्ग कहलाता है। वन दुर्ग भी है और गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। कौन सा आता है? सिवाना किला बालोतरा। वर्तमान में बालोतरा में आ गया, बाकी वो बाड़मेर में था। किस पहाड़ी पर है? छप्पनिया पहाड़ी पर। याद रखना छप्पनिया पहाड़ी पर है। ठीक है, अब इसके उपनाम की बात करें तो ये जालो दुर्ग की कुंजी है। साथियों 3 चाबियां आ गई है आपके दुर्ग में। कितनी चाबियां आ गई है? 3 चाबियां। पूछेगा प्रश्न, 3 चाबियां। पहली चाबी की बात करता हूं, किसकी? रणथंभौर दुर्ग की चाबी जैन किला। मंडरायल दुर्ग की चाबी, नहीं मंडरायल की, सॉरी, ग्वालियर दुर्ग की चाबी मंडरायल किला करौली। और तीसरा आ गया जालो दुर्ग की चाबी, तो सिवाना किला बाड़मेर। 3 चाबियां हैं राजस्थान में दुर्गों की। समझ आया आपको? मैं लिखा चुका हूं, 2 पहले लिखा चुका हूं, तीसरी आ गई। तो इसका उपनाम क्या हो गया? जालो दुर्ग की कुंजी या चाबी। दूसरा उपनाम है मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। यहां पर 2 मोटे मोटे शासकों ने शरण करी थी। एक तो था मालदेव शेरशाह सूरी के समय, है ना, मालदेव ने यहां पर शरण ली। दूसरा है रावचंद्र सेन अकबर के समय। 2 शासकों ने यहां पर शरण ली थी, अतः इस दुर्ग को मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहलाता। जैसे कुंभलगढ़ को भी क्या बोलते हैं? मेवाड़ शासकों की शरण स्थली। उसी तरह से ये मारवाड़ शासकों की शरण स्थली तुलना करके बता दिया है। समझ आया? तीसरा यहां पर कुमुट दुर्ग कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कुमुट वृक्ष बहुत रहे हैं, अतः इसको कुमुट दुर्ग कहते हैं। और चौथा उपनाम है अणखलो सीवाणों के नाम से जानते। क्या बोलते हैं? अणखलो सीवाणों के नाम से। 4 उपनाम से हम सीवाना किला बाड़मेर को जानते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, अणखलो सीवाणों। अणखलो कल आपको कहीं एक जगह बताया है, शत्रु सेना के समक्ष हार नहीं होना, अणखलो, वो सिवाना इसको कह रहे हैं।
लिख लीजिएगा। और वो 56 नाम की ये 4 चीजें जरूर लिखिएगा, कहीं कॉपी के कोने में, आगे पीछे, जहां आपका दिल करे वहां लिख लीजिएगा, है ना। 56 नाम की ये 3 चीज। जी जी लिखा बेटा? ये वाली बातें जरूर लिखना, फिर आगे बढ़ेंगे। आज शर्ट कल वाली पहन के आ गया, मेरे को नहीं लग रहा है यही था कल, शायद ऐसे ही लगा, शायद यही था। हाँ ये वाला पहन लिया शायद। लिख दिया हो तो आगे बढ़े। यूट्यूब पे बहुत जल्द क्लास चालू करेंगे। आगे बढ़ू राजाओं, बड़े भैया लिखिएगा। प्रदीप लिखो बेटा। परमेश, हाँ काफी सारे बच्चे एग्जाम में चले गए। सचिन, धौलपुर वाला भैया भी नहीं, भैया आपका नाम बोलता हूं। हाँ मनीष सिंह, मंजीत, मंजीत सिंह श्री गंगानगर के हो क्या? तो पंजाब के हो? ओहो, पंजाब सरदार हो आप? अच्छा सिख हो? हाँ? जट अमला पंगला, अच्छा। तो ये 4 आपने लिख लेंगे। 56 पहाड़ी, बाड़मेर बालोतरा, 56 पर्वत, उदयपुर, 56 का मैदान, बांसड़ा प्रतापगढ़ के मध्य, 56 अकाल, विक्रम संवत 1956 या 1899 ईस्वी। बात करते हैं इसकी विशेष बातों की। अभी हमने बात करी थी, उसी की बात कर रहा हूं। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली देखिएगा। मारवाड़ के प्रताप या प्रताप के अग्रणी कहलाने वाले रावचंद्र सेन ने इसी दुर्ग में रहकर मुगलों से संघर्ष जारी रखा। नागौर दरबार लगा था 1570 में, उसमें चंद्रसेन जरूर वहां गया, लेकिन चंद्रसेन की तरफ अकबर का झुकाव न होकर चंद्रसेन के भाई राम की तरफ जरूर झुकाव था, तो वो वहां से नाराज होकर सीधा सीधा आ गया। उसके बाद यह मुगल से ही लड़ता रहा और एक दिन मर गया। अतः इसको मारवाड़ का प्रताप, ये एक बार जरूर अकबर के दरबार में गया है, लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के सामने आमने सामने नहीं हुए। अतः चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रणी कहते हैं। दूसरा है राम मालदेव, शेरशाह सूरी से हारा था 1544 ईस्वी में, जेतान का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध में। उसके बाद शेरशाह सूरी, पूरी नहीं सूरी से हार कर इसी दुर्ग में इसने शरण ली थी। इन 2 शासकों की वजह से, राव और राव माल, इन दोनों शासकों की वजह से सिवाना किला को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। ठीक है। तीसरा, इसमें कल्ला राठौर का थान बना हुआ है। हाँ, कल्ला राय मलोद या कल्ला राठौड़ कहते हैं। राय मलोद क्या कहलाता है? राय मलोद भी कहते हैं, मलोद राठौड़, राय मलोद राठौड़। कल्ला जी बावजी नहीं है, ये लोक देवता वाले नहीं, वो नागौर के अलग है। ये कल्ला राठौड़ जिसको बोलते हैं राय मलोद राठौड़ है, उनका एक थान यहाँ पर बना हुआ है। इसको मारवाड़ का दूसरा ताजमहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का दूसरा ताजमहल। तो मारवाड़ का पहला ताजमहल वो कहलाता हमारा जसवंत थड़ा, जो मेरांगढ़ दुर्ग के बाहर पहाड़ी की तलहटी में है। ठीक है। यह मारवाड़ का दूसरा ताजमहल कहलाता है, जो राय मल्लद राठौड़ का। इसी किले में मेवाड़ मारवाड़ प्रजामंडल के व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास को दुर्ग में बंदी बनाया गया। 4 स्वतंत्रता सेनानी और 4 किले। आओ मिलान कर लेते हैं। पहली बात करते हैं तो भूरेलाल भैया को किस दुर्ग में बंदी बनाया? सरड़ा किले में बनाया। सेकंड आ जाता है माणिकलाल वर्मा, कुंभलगढ़ दुर्ग में किया। तीसरा आ जाता है गोपाल सिंह खड़वा प्लस विजय सिंह पथिक, ताड़गढ़ किला ब्यावर में बना। और चौथा आ जाता हमारा जयनारायण व्यास, कहां बंदी बनाया? सीवाना किला बाड़मेर में, बालोतरा में बना गया। तो ये 4 बातें जरूर स्वतंत्रता सेनानी संबंधी याद रखना, एग्जाम में कहीं कहीं आपको पूछी जा सकती है। ये 3-4 बातें आपको और नोट डाउन करनी, लिखेगा विशेष करके। सीवाना किला बालोतरा की बात कर रहे हैं, 4 पॉइंट लिखिएगा। कुमुट, मुकुट नहीं है, कुमुट है। कुमुट, मुकुट नहीं है, कुमुट एक वृक्ष है, बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में फैलते हैं, इसलिए इसको कुमुट कहते हैं। हाँ, बोरा सोडा,
वो ताड़गढ़ का पुराना नाम है बोरस, बोरसवाड़ा है, बोरासवाड़ा नहीं बोरसवाड़ा है। हाँ ताड़गढ़ को कहते थे पुराना नाम है ना। हाँ 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 बेटा लिखेगा, 4 पॉइंट लिखिएगा। हाँ क्या कर रहा है, गुर्जर है तो पापा, वाह पापा ने बाजी मार दी है। तो गांव कौन सा है आपका? डोसा है, अच्छा ठीक है। किसान है पापा? किसान है, अच्छा अच्छा। बीएससी कर रखा आपने? बीएससी कर रखी, एबीसी। लिखिएगा, 4 पॉइंट है दुर्ग की। राव मालदेव कोमा शेरशाह सूरी से हार कर इसी दुर्ग में शरण ली। हार कर है, हरा, हा वो हरा कर हो गया, हरा कर हो गया, हार कर, हरा कर नहीं, हार कर, हार कर। ऑनलाइन वालों को कहां इग्नोर कर रहा हूं सर? आप ऑनलाइन वालों को इग्नोर कर रहे हो, कहां कर रहा हूं अंजू? कहा इग्नोर कर रहा हूं मैं? तो आपकी हर बात को पढ़ता हूं और जो वास्तविक तथा उसका जवाब भी देता हूं। मैं एकमात्र ऐसा शिक्षक होगा जो ऑनलाइन वालों को भी इतना जवाब दे रहा हूं। आप खुद पढ़ते हैं। चलिए, तो यहां हम 4 बातें कर रहे हैं इस दुर्ग के बारे में। साके की बात करेंगे, थोड़े लफड़ेबाज की बात करेंगे अभी इस दुर्ग के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ लफड़े किए थे उसकी बात करेंगे। हाँ पानी पिला दो, पानी तो पिला ही दो, लाओ जी 1 मिनट ये ले। हाँ हाँ उसने पहले कह दिया था। धन्यवाद। हाँ हाँ आज वो कहाँ गया अपने सिरोही? परमेश नहीं, परमेश नहीं, मनीष, मनीष, महेंद्र, महेंद्र भाणावत है नहीं नहीं, अरे क्या करता है वो तो बड़ी हस्ती है, आईएएस ऑफिसर रहे हैं कानौड़ उदयपुर से। हाँ महेंद्र चारण, गुड। बड़े आगे लिखा राजा, पीछे सचिन, ए बड़ा लिखा, चलिए हाँ हाँ लिख लीजिए। दो, हाँ वो आया ना गोरिया, मैं देखा कहाँ गया उपाध्याय, आज वो नहीं आ रहा पंडित। हाँ दुर्ग दिखा रहा हूं है ना सर। आप हमें तो जानते भी नहीं हो। अरे आपको कैसे जानू, आप ऑनलाइन हो तो कैसे जानू आपको, सबको कैसे जानू? आप अपना पिक डालो तो मैं जान पाऊं है ना। चलिए ये तो गए हमारे इस दुर्ग के 4 पॉइंट की बात। अब हम सीधे से दुर्ग के साके की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? दुर्ग के साके की बात करते हैं। लिखिएगा, दुर्ग का जो साका हुआ है वो हुआ है 1310 ईस्वी में। कब हुआ है? 1310 ईस्वी में इस दुर्ग का पहला साका हुआ है। किताब में माधवी बोर्ड की किताब 1310 है, लेकिन इसने 2 जगह अलग अलग दिया। एक तो जगह 1308 दे दिया, एक जगह 1310 दे दिया, वैसे 1310 है। 1310 इसमें इस दुर्ग पर साका हुआ है। कौन सा साका हुआ है? पहला साका। शासक कौन था? शीतल देव या सातल देव। यहां एक विश्वासघात हो जाता है। क्या हो जाता है? विश्वासघात। नोट करके आप समझिएगा, विश्वासघात क्या किया गया? सातल देव का एक सेनापति था बावला पवार। कौन था? सेनापति, सेनापति बावला, बावला पवार। बावला पवार को अपने में कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बदमाश, रणथंभौर दुर्ग में रतिपाल रणमल को किया था, अपने में लालच दिया। उसी तरह से बावला पवार को लालच दिया कि अगर आप मेरा साथ दोगे शीतलदेव मारा जाएगा और मैं आपको दुर्ग दे दूंगा। तो बावला पवार ने सेनापति जो विश्वासघाती था, ये क्या था? विश्वासघाती, विश्वासघाती था। किसका विश्वासघाती था? इस सातलदेव शीतलदेव का विश्वासघाती था। इसने क्या किया बावला पवार ने कि भांडे लाव तालाब में गो मांस
फेंकवा दिया, जिससे पूरा पानी खराब हो गया। युद्ध करना वास्तव में हो गया। उसके बाद युद्ध हुआ और उस युद्ध में हमारा जो शीतल देव थे वो केशव के उनके जो साथी थे सोमदेव, ये भी केशव है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जगह आक्रमण करने वाला था वो कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया है, कमालुद्दीन गुर्ग ने। तो यहाँ जो जोहर हुआ है वो मीणादेह शीतल देव की रानी उसके द्वारा जोहर हुआ। उसके बाद खिलजी ने इसका नाम बदलकर खेराबाद रखा है। यह खेराबाद वाला प्रश्न 2022-23 फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है, तो हमारे एग्जाम में भी आने की संभावना रखता है। ये सारे दुर्ग के नाम तक लिखकर नोट वाली बात मैं अभी आपको लिखा रहा हूं। लिखिएगा पहला शाखा 1310 ईस्वी, शासक था शीतल देव या सातल देव। सातल देव इधर का सातल देव, न कि मारवाड़ का सातल देव, वो व्यक्ति अलग है ना, और ये अलग है। अरे क्या रिप्ले दूं, कौन बोल रहे हैं? ओहो, दुर्ग दिखा रहा हूं सर। आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो। सुमन आप क्वेश्चन पूछो। मोनिका सर आपने रिप्ले नहीं दिया। मोनिका आपका भी प्रश्न पूछो, क्लास छोड़ के मत जाओ। अब आपके आंसर दूं या मैं इधर समझाऊं? क्या करती है लड़की अभी? प्रश्न फिर से करो आप। उधर देखिएगा पहला शाखा है, जो पहला शाखा जो हुआ है, शाखा 1310 ईस्वी, शासक था शीतल देव या सातल देव। आक्रमण करता था सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहा है कमालुद्दीन गुर्ग। ये नोट लिख लेना। ये वाली बात लिख लीजिएगा नोट करके। फिर एक नोट और लिखना है, कथन लिखना है, उसकी बात करेंगे। नोट है, खिलजी ने शीतल देव के विश्वासघाती सेनापति भावला पवार को दुर्ग का लालच देकर भांडला तालाब में गोमांस से दूषित कर दिया, दूषित करवा दिया, करवा दिया, कर दिया की जगह करवा दिया, दूषित करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया, ये लिख लेना है। फिर अमीर खुसरो ने एक कथन लिखा है शीतल देव सोमदेव के बारे में। शीतल देव सोमदेव के बारे में एक अमीर खुसरो का कथन लिखेंगे। एक बार आप इतना सा लिख लीजिएगा, फिर बात करते हैं। लिखा, नोट लिख लीजिएगा, फिर कथन लिखना है अमीर खुसरो का। कथन है अमीर खुसरो। कथन अमीर खुसरो। नोट लिखा सबने? लिख दिया? लिखेगा ये राजपूत गजब के वीर थे। लिखेगा ये राजपूत गजब के वीर थे। ये राजपूत गजब के वीर थे, सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी लड़ते रहे। गजब के वीर थे,
सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी लड़ते रहे। ये बात किसके लिए कही गई? शीतल देव और सोमदेव के लिए कही गई है। ये अमीर खुसरो का कथन है। नोट के बाद लिख लीजिएगा कथन। राजपूत, ये राजपूत गजब के वीर थे, सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी लड़ते रहे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ऐसे वीर हुए हैं, सिर के टुकड़े होने के बाद भी लड़ते रहे हैं। जैसे गर्दन नहीं है फिर भी लड़ रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा, ऐसे राजपूत वीर थे। हमारे अंदर अगर एक पिन भी छुप जाए हल्के सी, हमारे बच्चों में या मेरे एक पिन छुप गए, आई मम्मी अब 4 दिन कोई काम नहीं हुए, 5 दिन कोई काम नहीं, 10 दिन कोई काम नहीं, क्योंकि पिन छुप गई। इसके अलावा अगर ब्लेड से अगर चीरा भी पड़ गया तो बैंडेज लगाएंगे, 10 दिन एक टिकनेस का इंजेक्शन जरूर लगा के आएंगे। लेकिन ये वीर हाथ कट जाए, आंख कट जाए, लेकिन फिर भी वीर लड़ते रहे हैं। तो इसके इन दो के लिए, किनके दे? शीतल देव और सोमदेव के लिए कहा अमीर खुसरो ने कि राजपूत गजब के वीर थे कि सिर के टुकड़े हो जाने के बाद भी लड़ते रहे हैं और मारते रहे हैं और फिर बाद में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे साके की। 1582 ईस्वी में अकबर के समय का दूसरा साका, 1582 ईस्वी, 1582 ईस्वी दूसरा साका, सिवाना किला बालोतरा की बात कर रहा हूं। कल्ला राठौड़, रायमल्ल राठौड़, कल्याणमल, बात एक ही है, वही शासक है। कल्ला राठौड़ शासक रहा है, आगमन करता था। मोटा राजा उदय सिंह अकबर का सेनापति था, मारवाड़ का शासक है ना। ये मोटा राजा उदय सिंह कौन था? मारवाड़ का शासक रहा है। मारवाड़ का शासक जिसने अपनी बेटी का ब्याह मुगलों से कराया था, आपको पता होगा, जहांगीर से कराया, बस वही मारवाड़ का शासक मोटा राजा उदय सिंह। और कैसे हुए हैं? कल्ला राठौड़ और जोहर किया है, राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया है। ऑनलाइन विद्यार्थी, आपके भी कोई क्वेश्चन है पूछ लेना। जो 2 गर्ल्स पूछ रही थी, आपके क्वेश्चन थोड़े ऊपर चले गए हैं, तो एक बार फिर से बताइएगा आप क्या पूछना चाह रही हो, है ना। नाराज मत हो और क्लास छोड़ के नहीं जाना है, इतना गुस्सा नहीं करना। आप अब एक विद्यार्थी तो पानी के लिए कह रहा, सर पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा, आप पानी पिला दीजिए और उसको आशीर्वाद दे देता हूं। अर्जुन कुमार, अर्जुन कुमार को मां सरस्वती का भरा पूरा आशीर्वाद है, और इधर चौधरी मैडम आपको भी भरा पूरा आशीर्वाद है ना। हर चीज याद आ जाए एग्जाम में, है। तो ये था हमारा, पिया ना, क्या क्या कह रहे हो? चलिए हम बात कर रहे थे सिवाना किले की। सिवाना किले में 2 शाखे में, दोनों शाखों का हमने पढ़ा है। यहाँ ज्यादा दर्शनीय स्थल के रूप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 शाखे हैं। कहानी आपके सामने मैंने प्रेजेंट की, देखिएगा। आपने अभी बात करी थी तो हमने यहाँ पर विश्वासघाती भंवला पावार की बात की। एक और लपड़ा अलाउद्दीन खिलजी जालौ दुर्ग में करने वाला है। कहां करने वाला है? जालौ दुर्ग में। जालौ दुर्ग में की बात करूंगा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, समझना। जालौ दुर्ग की बात करते लिखाऊंगा नहीं, उससे पहले चित्र दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहे, चित्र दिखाऊंगा। जालोर दुर्ग की बात करते हैं, यहां बात करते हैं कमालुद्दीन गुर्ग की। यहां पर एक तरफा प्यार मिलता है,
क्या मिलता है? एक तरफा प्यार। 1298 ईस्वी में, कब? 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलगू खां और नुसरत खां दोनों दोनों ही सोमनाथ की तरफ जा रहे थे इस दुर्ग से होते हुए। तो इनको दोनों सेनापति सेनाओं को रास्ता नहीं दिया गया। दोनों सेनापति रिटर्न सोमनाथ से मूर्तियां ला रहे थे, लूट कर ला रहे थे। लेकिन यहां पर आ जाता है हमारा कानन देव का एक सेनापति आ जाता है। कौन? जेता कुंपा। जेता कुंपा देवड़ा जो थे, उन्होंने वो उधर से नुसरत खां और उलगू खां जो थे, वो मूर्तियां जो तोड़कर लाए थे, उन मूर्तियों को इन्होंने छीन लिया। उसके बाद ये बात हो गई 1298 में। उसके बाद 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी एक और सेनापति मुल्क मुल्तानी को भेजता है और उसके बाद 1305 में कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में एक संधि हो जाती है। तो युद्ध नहीं होता है, जौहर केसरिया नहीं होता है। संधि होने के बाद कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव, उसको भेजा जाता अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया, वहां बैठा। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी जिसका नाम था फिरोजा, फिरोजा गोकड़े से वीरम देव को टकाटक देखा करती थी और एक तरफा प्यार कर लिया वीरम देव से कि बस शादी करूंगी अब्बू तो वीरू से ही करूंगी शादी करूंगी अब्बू तो मैं वीरू से ही करूंगी। अब वीरू को ये बात वीरमदेव को पता पड़ी तो वीरमदेव वहीं से भाग छूटा और सीधा पहुंच गया जालोर दुर्ग पहुंच गया, जालोर पहुंच गया। अब ये अपमान लगा अलाउद्दीन खिलजी को कि आपने मेरा अपमान कर दिया। अपमान करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, ये सन थोड़ा गलत है, अलाउद्दीन खिलजी ने 11 आ जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। आक्रमण करने वाला फिर से आ जाता है कमालुद्दीन गुर्ग आता है, ये आक्रमण करता है। उसके बाद यहाँ कानड़ देव जो वीर गति को प्राप्त होते हैं केसरिया हो जाते हैं और इनका जो कानड़ देव का भाई जो था, सॉरी पुत्र जो था वीरमदेव, वो कट्टार से धड़ सर से अलग कर देता है। उसके बाद उसकी खोपड़ी को कमालुद्दीन गुर्ग फिर से ले जाता दिल्ली में फिरोजा के सामने। ये आपके प्यार की निशानी काट के ले आया हूं, आपसे प्यार करता नहीं था और आपसे शादी नहीं करना चाह रहा था, मैंने इसकी गर्दन को ही काट गया। लेकिन फिरोजा प्यार एक अलग ढंग से करती थी, वो चाहती थी भले वीरमदेव ने कुछ नहीं किया तो लास्ट में फिरोजा क्या करती, उस वीरमदेव की खोपड़ी का विधि विधान से हिंदू संस्कृति सनातन धर्म से दाह संस्कार करती है और खुद यमुना में कूद जाती है। ऐसा प्यार रहा है। अब ये जो जानकारी है जालो दुर्ग के युद्ध की जानकारी है वो पदम नाभ ने लिखी है। किसने लिखी? पदम नाभ ने। किसमें लिखी? कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बाता में इस बात को लिखा गया। ये तो युद्ध की बात। और वीरम देव और फिरोजा के प्यार की बातें जो लिखी गई है वो बातें मुड़ो नैनसिरी ख्यात में लिखी गई। इन सब की चर्चा कल वाली क्लास में करेंगे। उससे पहले आज जो हमने 2 दुर्ग पढ़े उसके दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, आइएगा। कौन से दुर्ग के दर्शन करनी राजा? कौन सा है? सोनारगढ़। एक मिनट है, चलिए। कौन सा? सोनारगढ़। कौन सा? ये अरे जो देखना, जो देख नहीं रहे हो, सिवाना किला निकाले। हाँ, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, कोई लफड़ा हो कोई मतलब नहीं। सिवाना किला, हाँ जी, हाँ ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सही पकड़े हैं, सही कहा आपने। मैंने कहा और किसने कहा? ओहो, आ ही नहीं रहा इसका। ये देखिएगा, शॉर्ट देखिएगा, जैसे में किला आ गया है। पूरा पीले पत्थरों से दीवार वीवार सारी, ज्यादा नहीं है। ये देखिएगा सोनागढ़।
आवाज करता हूं। घाघरा नुमा दीवार जो आपको कही थी। ओहो, इनको मत देखो। देखा आपको, ये पूरा किला है। ऐसा अब नहीं बन सकता है। न तो राजा रहे हैं, न वैसी रानियां रही हैं, न वैसी एक्स्ट्रा रानियां रही है। उनके लिए कुछ बना है ना, न ऐसे आर्थिक सोर्सेज है। एक कमरा बनाने में तकलीफ पड़ती है। दूसरा निकालू क्या? ये शालीवान द्वितीय है, ये वाले। बिल्कुल सोने का। हाँ, चारों तरफ सिटी हो गई। अब तुर्की के चारों तरफ सिटी है। बस बस ऐसे दिखेगा बस। हाँ, बाहर की वेर है। बस बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग।